अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, फ्रेम के इस साइड पे जिन शख्सियत को आप देखते हैं, मुझे भारत के दौरे के दौरान मेरा ये गर्व रहा कि मुझे ये लेके इन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट यात्राएं करवाई हैं। पुष्कर अवस्थी जी और अवनीश शर्मा जी ने मुझे मथुरा और अयोध्या की खास तौर पे यात्रा कराई। इसके अलावा लखनऊ, आगरा में भी हमारा छोटा सा स्टॉप ओवर था। तो बड़ा यादगार मेरा ट्रिप रहा। मैंने अपनी भारत यात्रा की वीडियो में भी बताया था कि लखनऊ जैसा शहर मैंने पूरे भारत में जितने भी जगहें देखी, वो मुझे नहीं मिला। और मैं समझता हूँ कि वो लाखों लोग जो लखनऊ में रहते हैं वो खुशकिस्मत हैं। तो उन खुशकिस्मत लोगों में से एक अवनीश भाई भी हैं। नमस्कार अवनीश जी, एंड वेलकम टू द शो। नमस्कार आरिफ अजाकिया साहब। मैंने हमेशा आपको एक अग्रज के तौर पर देखा है और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैंने भारत में आपका स्वागत किया और अपने उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत किया और आपकी सोहबत का मुझे लाभ मिला। आरिफ की भाषा, आपके चैनल और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम। धन्यवाद भाई, आपका ये बड़ापन है। वरना ये है कि मैं जब आप दिल्ली से मुझे लेने के लिए आए तब से लेके आखिर तक जो मेरा ट्रिप रहा, उसमें मेरा बड़ा यादगार आपके साथ वो हाईवे के, एक्सप्रेसवे के ऊपर चाय पीना, वो मुख्तलिफ जगहों पे खाना, वो अयोध्या का, मतलब मैं बता नहीं सकता हाउ ब्लेस्ड आई वॉज। अजीज दोस्तों, यूपी में रहते हैं, यूपी के कैपिटल में रहते हैं अवनीश भाई, और गहरी नजर होती है इनकी सारे भारत के मामलात पे, रीजन के मामलात पे, लेकिन खास तौर पे चूंकि ये यूपी से हैं और यूपी में ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, ये जनरल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, वहाँ पे सोशल वर्क भी बहुत करते हैं। तो आम पब्लिक में, आम सोसाइटी के अंदर ये जुड़े हुए रहते हैं। तो हम इनसे आज यूपी के हवाले से काफी चीजें बात करेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भारत की वो स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन अगर पाकिस्तान से ज्यादा नहीं तो पाकिस्तान से कम भी नहीं है। यानी ये एक पाकिस्तान जो कि दुनिया का छठा सबसे आबादी वाला मुल्क है, उसके बराबर का शहर है। लेकिन अगर इसकी इकोनॉमी पे बात करें तो पाकिस्तान इसके करीब भी नहीं फड़कता। पाकिस्तान एक कंगाल मुल्क, एक फारिग मुल्क। और यूपी में खास तौर पे जो मैं समझता हूँ कि यूपी के लोगों की सबसे बड़ी आजकल जो खुशकिस्मती है, वो पिछले 6 साल से वहां पे एक ऐसे आदमी का रूल है जो बेलोस है, जो अपने जात के लिए कुछ नहीं सोचता। और इसके हवाले से आगे चल के बात करेंगे। मैं अवनीश जी से यूपी के हवाले से कुछ चीजें जानना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल अवनीश भाई मेरा ये है कि आप तो इस यूपी के अंदर ही जुड़े हुए हैं, एक एक चीज का आपको पता है। मुझे ये बताएं कि यूपी में मुस्लिम इम्पैक्ट इतना ज्यादा क्यों है बनिस्बत भारत के दूसरे इलाकों से? क्या आपको सबसे ज्यादा मुस्लिम नाम वाले शहर भी यूपी में मिलेंगे? आपको सबसे ज्यादा मस्जिदें, सबसे ज्यादा मजार यूपी में मिलेंगे? इतना इम्पैक्ट क्यों है? आरिफ साहब, दरअसल उत्तर प्रदेश जो है ना, वो अगर आप पूरे भारत का दर्शन करना चाहिए तो सिर्फ आबादी के लिहाज से नहीं, सिर्फ इस बात से नहीं कि यहां 24 करोड़ की आबादी है, 24 से 25 करोड़ की आबादी है, बल्कि उत्तर प्रदेश राम, कृष्ण, बुद्ध और जैन तीर्थंकर, महावीर, इनकी धरती है, शिव की धरती है। यहां काशी है, यहां मथुरा है, यहां अयोध्या है, यहां भगवान बौद्ध हैं, यहां तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। तो अब जब यहां इतना कुछ है तो ये बहुत सहज है कि जो पूरे भारत में है वह भी यहां सबसे ज्यादा होगा। हम, आपकी जो मूल भूमि है पाकिस्तान, उसके बराबर हैं।
उत्तर प्रदेश का अगर आप पूरा रकबा जोड़िएगा ना साहब, तो हम 2,41,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन है, जो कि उत्तर भारत में चौथी सबसे बड़ी हमारा क्षेत्रफल है, रकबा है। आबादी के लिहाज से हम पूरे भारत में पहले नंबर पे हैं, रकबे के लिहाज से हम पूरे भारत में चौथे नंबर पे हैं। अब आइए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर हम चले आते हैं, तो साहब भारत की लोकसभा में यानी एमपी की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। हमारा जो अपर हाउस है यानी राज्यसभा जिसको हम अपने यहां कहते हैं, वहां हमारी 30 सीटें हैं। और जितनी किसी मुल्क में संभवतः एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट नहीं होती होगी, उतनी हमारे यहां एमएलए की सीट है यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है, 403 सीट है। और भारत के हर राज्य में अपर हाउस नहीं है, लेकिन हमारे यहां उत्तर प्रदेश में अपर हाउस भी है, जहां एमएलसी होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनकी संख्या है 100। तो इस लिहाज से जब हम भूगोल के नजरिए से पूरे भारत के चौथे नंबर पर आते हैं, हम जब धार्मिक नजरिए से उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पहले नंबर पे आते हैं, राम भी हमारे पास है, कृष्ण भी हमारे पास हैं, भगवान शिव की नगरी काशी भी हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ बौद्ध भी हैं, हमारे यहाँ तीर्थंकर महास्वामी जैन भी मतलब उनका भी है। तो ये बहुत सहज है कि फिर मुसलमान भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हैं। आबादी के लिहाज से अगर हम पहले नंबर पे हैं, तो मुसलमान भी हमारे साथ सबसे ज्यादा हैं। और केवल मुसलमान हमारे साथ सबसे ज्यादा नहीं है, अगर पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक जो माइथोलॉजी चलती है, जहां से फतवे जारी होते हैं, जो स्कूल ऑफ थॉट है मुस्लिम देवबंद, कहां है साहब? उत्तर प्रदेश में है, हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो जब हम हर चीज में पहले नंबर पे हैं, तो इस मामले में भी पहले नंबर पे है, ये तो बड़ा स्वाभाविक है जी। अवनीश भाई, हमने देखा है कि भारत में जब भी इन्वेडर्स आए, वो चाहे ईस्ट से आए या वेस्ट से आए, ईस्ट से मुसलमान ज्यादातर आए, अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से, ये पंजाब सिंध सबको रौंदते हुए, गुजरात राजस्थान, इनका जो टारगेट होता था वो यूपी होता था। उस वक्त तो जाहिर है ये यूपी नहीं था जब इन्वेडर्स का जमाना था, लेकिन बहरहाल इनका टारगेट ये भगवानों की सरजमीन होती थी। फिर अंग्रेजों का आना हुआ कलकत्ता के से, ईस्ट से आना हुआ, और अंग्रेज भी यहाँ से आए तो बढ़ते बढ़ते टारगेट इनका था यूपी और दिल्ली। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसी क्या खासियत है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हट के कि यूपी इनका प्राइम टारगेट रहा? बहुत बड़ी बात। मैं बिल्कुल रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हट जाता हूं। अब आप देखिए, गंगा और जमुना, ये भारत की दो ऐसी नदियां हैं जो सिर्फ हमारे भारत की सनातन सांस्कृतिक विरासत से नहीं जुड़ी हैं, बल्कि ये एक बड़ा ऐसा मैदान तय करती हैं, मैदान बनाती हैं, जो कि उर्वरक जमीन है, फर्टाइल लैंड है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की एक और खासियत है साहब, उत्तर प्रदेश आज उत्तराखंड अलग हो गया है, लेकिन अगर आप पुराने उत्तराखंड को लेकर चलिए, तो उत्तर प्रदेश के बारे में एक इतना बड़ा ये सच है कि हमारे यहां पहाड़, बर्फीली चोटियां, बर्फीली चोटियों से लेके और गंगा का पूरा मैदान, जमुना का पूरा मैदान, जो कि उपजाऊ मिट्टी से भरा है, जहां हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि अगर आंख बंद करके भी एक मुट्ठी गंदुम अगर कहीं छींट दिया जाए, तो वहां पर जम ही जाती है, लहला जाती है फसल। इसलिए डेमोग्राफिक रेशियो भी हमारे यहां सबसे ज्यादा है। तो वजह ये रही कि एक तो सारी संस्कृतियों का, अगर किसी को पूरे भारत पर कब्जा करना है, पूरे भारत को अगर अपना गुलाम बनाना है, तो उसके लिए एक मॉडल क्यारी थी उत्तर प्रदेश। आज का उत्तर प्रदेश, हालांकि 1950 के दशक में उत्तर प्रदेश का औपचारिक रूप से एक प्रदेश के रूप में गठन हुआ, उसके पहले तो संयुक्त ये स्टेट था, है ना। लेकिन
अगर आपको पूरे भारत, पूरे भारतीय मानसिकता, पूरी भारतीय संस्कृति, पूरी भारतीय सनातन अवचेतना, इस पर अगर कब्जा कर लेना है, तो उत्तर प्रदेश अगर आपने कह कर लिया कब्जा, तो आपका कब्जा हर जगह हो गया। इसीलिए आज भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जब भारत में चुनाव होते हैं तो कहते हैं कि जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया उसने भारत के चुनाव जीत लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी वजह थी। क्यों? क्योंकि यहां पे पहाड़ भी था, जो कि आपने कहा ना कि अंग्रेजों को, अंग्रेज भी आए तो उत्तर प्रदेश में फोकस किए। आप देखिए, गर्मी की राजधानी जो है वो नैनीताल हुआ करती थी। शिमला जैसी जगह बगल में थी। नैनीताल का इलाका था, पूरा कुमायूं गढ़वाल मंडल यहां था, यानी जो कि अंग्रेजों के वेदर को सूट करता था। अब रही बात इस्लामिक इन्वेडर्स की, राजस्थान में लोगों ने जनरली रास्ता राजस्थान, पंजाब और उस साइड से हुआ, वहां पर कन्फ्रंट किया। कन्फ्रंट करने से क्या हुआ? लोगों ने भारत की तरफ से लड़ाई की, वहां के राजपूतों ने या अलग अलग रियासतों ने, लेकिन वहां पर हार जीत चलती रही। हार जीत क्या हुई? रियासतों की हुई। हार जीत किसकी हुई? सेना की हुई। संस्कृति पे आपको अगर हमला करना था तो आपको अयोध्या आना था। संस्कृति पर आपको हमला करना था तो आपको मथुरा आना था। संस्कृति पर, भारतीय भारत पर कब्जा करना था, उनके मनोबल को तोड़ना था, भारतीय सनातन संस्कृति को, तो आपको काशी तक आना था। यही वो वजह रही। और इसी के साथ एक बड़ा आप दूसरा एंगल अगर देखिए तो एक एंगल और भी है। भारतीय सनातन संस्कृति से उपजा धर्म, अगर बौद्धिज्म जन्मा तो इसी उत्तर प्रदेश की धरती से जन्मा। जैन धर्म अगर जन्मा तो इसी उत्तर प्रदेश से जन्मा। और उसी के साथ पाकिस्तान बनाने के लिए, अगर वहां का आपको याद हो तो मुस्लिम लीग के ट्रेजरर, यही लखनऊ जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, अवध से बात कर रहा हूं, अवध के क्षेत्र से, यहां के राजा नवाब, वो पहले ट्रेजरार थे मुस्लिम लीग के। लेकिन इसी के साथ एक चीज और भी हुई। अगर 1857 की पहली गदर हुई तो वो भी उत्तर प्रदेश की इसी जमीन मेरठ से हुई, जहां मंगल पांडे ने पहला गदर किया। यानी पहली देशज राष्ट्रवाद, राष्ट्रवादी आंदोलन था भारत की, भारत को गुलामी से मुक्त करने का। तो इसलिए उत्तर प्रदेश हमेशा, एक तो भौगोलिक रूप से आप जोग्राफिकली देखिएगा भारत का नक्शा, तो उसमें बीच में उत्तर प्रदेश आ जाता है, तो बड़ नेचुरल है। जहां गंगा है, जहां जमुना है, जहां राम है, जहां कृष्ण है, जहां शिव हैं, जहां बुद्ध हैं, जहां महावीर हैं, वहीं पर राजा महमूदाबाद भी हैं, जो कि मुस्लिम लीग के ट्रेजरार रहे, सबसे बड़े फंडर रहे। वहीं पर मंगल पांडे भी हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की सत्ता को सबसे पहले चुनौती दी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश हमेशा एक मॉडल रहा है पूरे भारत का, कि अगर आपने भारत पर कुछ असर डालना है तो उत्तर प्रदेश पर डाल दीजिए। अच्छा, अगर आपने भारत पर कुछ बुरा असर डालना है तब भी आप उत्तर प्रदेश पर डाल दीजिए। जी। बहुत खूब। लेकिन आपने अभी जैसे कहा कि इस सरजमीन से जहाँ इतने सारे भगवान आए वहां पे बुद्धिज्म की भी बर्थ हुई, यहाँ पे जैनिज्म की भी बर्थ हुई। तो मेरा सवाल यह है कि जब अंग्रेज सरकार ने भारत पे कब्जा किया था उस वक्त मुसलमानों के सिर्फ दो फिरके होते थे भारत में, शिया और सुन्नी। लेकिन फिर अंग्रेज सरकार ने यहाँ पे फिरकों के अंबार लगा दिए। देवबंद हम्म। ही आपकी सरजमीन पे बना। देवबंद आज का जो तालिबान है वो देवबंदी है, और ये बिल्कुल। एक्सट्रीम फिरका है इस्लाम का। और देवबंद आपके यूपी में बना। फिर आपका तबलीगी जमात यूपी में बनी, जमात इस्लामी यूपी में बनी। और एक और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा फिरका है, और शायद भारत के मुसलमानों का भी, वो है बरेलवी। तो बरेली हम्म। शरीफ जो कहते हैं वो आपके यूपी में है। बिल्कुल। और बरेलवियों का अकीदा भी बड़ा ही एक अजीब और गरीब किस्म का है, क्योंकि मेरी ज्यादा से ज्यादा स्टडीज होती रहती है, और जितना मैं स्टडी करता हूँ मैं हैरान होता हूँ कि जहालत की अगर कहीं इंतहा है तो वो बरेलवियों में है। तो ये सब फिरके भी आपके यूपी में बने।
यानी यूपी जहां भगवानों का की जगह है, जहां पे अमन शांति की जगह है, वहां पे अंग्रेज ने फसादात भी यूपी में ही बोए हैं। आपका क्या नजरिया है इस पे? देखिए, ये बड़ा स्वाभाविक हो जाता है ना, बड़ा नेचुरल हो जाता है जब आप मॉडल के रूप में एक इतना बड़ा सेगमेंट पा जाते हैं आबादी के लिहाज से, एक इतनी बड़ी जमीन पा जाते हैं खुल के खेलने के लिहाज से। अब अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश में, आपने फिरकों की बात की, हम यहां पर हमारे यहाँ भारत में देशज में कहावत कही जाती है कि हर 12-14 मील पर हमारी भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, लहजा बदल जाता है, तरीका बदल जाता है। इसको आपने महसूस किया था जब हम दिल्ली से लेकर और अयोध्या तक की यात्रा कर रहे थे, तो आप खुद ही कह रहे थे कि मुझे हर थोड़ी देर जब भी हम कोई ब्रेक ले रहे हैं तो सब कुछ नया मिल रहा है। जी हाँ। तो अब आप सोचिए, जिस उत्तर प्रदेश में अवधी संस्कृति है, बघेलखंड संस्कृति है, भोजपुर संस्कृति है, पूर्वांचल संस्कृति है, ब्रज है कृष्ण जी वाला, बुंदेलखंड है और रुहेलखंड है, यानी कि ये 7-8 संस्कृतियां तो किसी एक देश में नहीं मिलती जो कि अकेले उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। यानी ये सिर्फ संस्कृतियां नहीं है, ये केवल कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। इसी के साथ फूड कल्चर भी बदलता है, हमारे खान पान भी बदलते हैं, हमारा लहजा बदलता है, हमारी डायलेक्ट्स बदलते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं देवनागरी में ही, हिंदी में ही लिखते हैं, लेकिन ब्रज अलग होता है, बुंदेली अलग होता है, भोजपुरी अलग होता है। मेरी मातृभाषा भोजपुरी है। तो कारण यह है कि जब आपके पास इतना डाइवर्सिफिकेशन होगा तो आपके पास देवबंद भी होगा, आपके पास बरेली भी होगा, यानी बरेलवी भी होगा, आपके पास राजा महमूदाबाद भी होंगे। आपके पास यही उत्तर प्रदेश है कि जब 47 से पहले 2 आम चुनाव हुए, उसमें मुस्लिम लीग को सबसे ज्यादा बहुमत, यानी कांग्रेस हारी थी, इन्हीं इलाकों में हारी थी। ये तब का इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, आज भी गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, ये इलाके हैं साहब जहां की मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराया था। वह मुस्लिम लीग जिसने 2 राष्ट्र यानी 2 नेशन यानी भारत के बंटवारे के सिद्धांत पर चुनाव लड़ा था। तो आप से जब मैं बातचीत में ये दुख सुनता हूं कि साहब बंगालियों ने तो वोट ही नहीं किया था भारत को डिवाइड करने का, कराची साइड में सिंधियों ने तो कभी वहां हारी थी, अगर इतिहास देखा जाए तो वहां हारी थी, दरअसल जीते यहां थे। लेकिन उसके साथ हुआ क्या, उसके बाद क्या हुआ 47 के बाद, कि 47 के बाद वो अशराफ क्लास जो यहां रूल करता था, जिसके पास पैसे थे, महमूदाबाद, राजा महमूदाबाद का क्या शानदार उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जो कि 2017-18 तक यहां भारत में चला। वो साहब यहां से चले गए, वहां जाने के बाद उनको समझ में आया कि अरे अरे ये तो मामला गड़बड़ हो गया, ये तो गलत जगह आ गए हम। 70s में उनके आगे बेटों ने और बेटों के बेटों ने आके यहां पे वापस क्लेम किया, और अभी 2017 तक हमारे यहां एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में वो मुकदमा लड़ते रहे। उन्होंने क्लेम किया कि हमें हमारी जितनी प्रॉपर्टी यहां पर है लखनऊ में, अवध में, वो हमको दे दी जाए। तो वो क्लास तो चला गया, जो क्लास सर्विंग क्लास था, जो जमींदारी क्लास था, जिसको जाके वहां पर सब काम कर लेना था, लोगों के मकान कब्जे कर लेने थे, वो तो साहब आपके पाकिस्तान चले गए। लेकिन उस क्लास ने, जिसने सबसे ज्यादा वोट किया मुस्लिम लीग को इन्हीं इलाकों में, वो यहीं रह गया। और जब वो यहीं रह गया तो वो मानसिकता भी यहीं रह गई ना, वो 2 नेशन थ्योरी की मानसिकता भी यहीं रह गई। ऐसे में मुझे याद आता है कि हमारे यहां भारत में राही मासूम रजा एक नॉवेलिस्ट हुए, अच्छे राइटर हुए। उन्होंने महाभारत जैसी स्क्रिप्ट लिखी जो कि इंडियन दूरदर्शन पर दिखाई गई भारत में। उनका एक उपन्यास है आधा गांव, हाफ विलेज, आधा गांव।
वो बंटवारे की पृष्ठभूमि पे लिखा गया है, जिसपे उन्होंने केंद्र बिंदु बनाया है अपने गांव को, जो कि उनका गांव यही बनारस के बगल में और मऊ के बगल में एक गांव है। उस गांव को उन्होंने प्लॉट बनाया है, और उस समय उन्होंने लिखा कि क्या हरकतें चल रही थी जिस समय बंटवारा हो रहा था और पाकिस्तान बनने को था। उसमें कैरेक्टर है उनके आधा गांव में, जुम्मन। वो जुम्मन का लड़का एक कैरेक्टर होता है, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकले हुए कुछ लोग प्रचार करते हुए उसके गांव की तरफ जाते हैं, और वहां पर जाके कन्विंसिंग करते हैं कि कैसे कायदे आजम साहब पाकिस्तान बना रहे हैं और एक पाक सरजमीन होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह के कायदे पर टिकी हुई जमीन होगी, सिर्फ मुसलमानों के लिए होगी। तो वो जुम्मन कैरेक्टर जो है उस नावल का, उसका लड़का अचानक घर पे आता है शाम को, और गुनगुनाते हुए नारा लगाते हुए आता है कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। अचानक जुम्मन उसको रोकता है, इधर आओ, सुनो। और फिर जुम्मन कैरेक्टर यानी चरित्र अपने उस लड़के से सवाल पूछता है, राही मासूम रजा के उस आधा गांव नावल में, किससे लोगे लड़के पाकिस्तान, कौन देगा पाकिस्तान? तो वो कहता है नहीं, कायदे आजम देंगे पाकिस्तान। और फिर वो पिता जुम्मन ये सवाल उठाता है कि जिस जो बनिया हमको अब तक उधार देता है राशन पानी, वो यहां है, हमारे बाप की कब्र यहां है, हमने जिससे अपने जवानी के दिनों में मोहब्बतें की हैं, वो तमाम रिश्ते यहां हैं। तुम्हारे पाकिस्तान में ये सब मिलेगा? और अगर नहीं मिलेगा तो हम रहेंगे कहां, हम खाएंगे क्या, हम पिएंगे क्या, हम किस सोहबत में रहेंगे, कैसे मिलेगा तुम्हारा पाकिस्तान? तो आप सोचिए कितने अधकचरे तरीके से ये डिवीजन हुआ। और जब इतने अधकचरे डिवीजन होंगे और आप पूरी मानसिकता को यहीं छोड़ देंगे और उन इलाकों को पाकिस्तान बना देंगे जिन्होंने पाकिस्तान की अवधारणा से कभी सहमति रखी ही नहीं, वो एग्री नहीं थे, उन्होंने कभी वोट ही नहीं दिया था, तो उत्तर प्रदेश में अगर आज भी मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म जिसको आप कह लीजिए, चाहे वो बरेलवी हो चाहे देवबंदी हो, तमाम चीजें हो, वो मौजूद रहेंगी साहब, वो बिल्कुल मौजूद रहेंगी। लेकिन इसी के साथ यह भारत है, इस भारत ने अपने आप को बार बार संभलना, बार बार सहेजना, इसकी नीयत है और ये इसका संस्कार है। और पिछले 2017 के बाद एक ही उदाहरण दूंगा आपको। 2017 के बाद आज 6-7 साल होने को आए, एक सत्ता परिवर्तन है, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और मुझ जैसे उत्तर प्रदेश वाले को यह गर्व है साहब कि इन 6 सालों में उत्तर प्रदेश में एक भी मजहबी दंगा नहीं हुआ। जी अवनीश भाई, एक इस पे डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। ये जो आपने मुस्लिम लीग की सियासत पे बात की, मुझे बीच में एक सवाल याद आया जो मैंने आपसे लखनऊ में या हम जब अयोध्या जा रहे थे तो भी पूछा था कि हम पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, पाकिस्तान में जो माइग्रेट करके आए वो ज्यादातर यूपी के लोग थे, जैसे कि आपने भी अभी बताया। तो हमारे यहाँ एक बात होती है कि अवध अवध एक सकाफत और तहजीब की गहवारा कहलाता है पाकिस्तान में। तो मैंने आपसे सवाल किया था कि ये अवध शहर कहाँ है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों के जहन में ज्यादातर ये है कि अवध एक सिटी है। तो आपने मुझे बताया था कि ये एक सिटी नहीं, ये एक रीजन है। जरा बताइए कि ये अवध क्या है और आजकल अवध बहुत कहाँ है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। आ, आपके दर्शकों को जान के बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे यहाँ अवध उत्तर प्रदेश में कोई शहर का नाम नहीं है। अवध की राजधानी के रूप में लखनपुरी, यानी जिन्हें लखनऊ आप कहते हैं, वो हो सकती है, लेकिन अवध का पूरा इलाका जो है ना, वो ठीक अयोध्या से शुरू होता है। श्री अयोध्या जी, एक्चुअली अवधि राजधानी जो बेसिक राजधानी थी अवध के नवाबों की, वो फैजाबाद थी। और फैजाबाद जिला था पहले, जो कि अब अयोध्या जिला हो गया है। फैजाबाद के ठीक बगल का जो हमारा भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या,
तो वहां से अवध शुरू होता है और अवध तब तक चलता है जब तक रुहेलखंड नहीं आ जाता है। रुहेलखंड यानी ये आपका पीलीभीत और जो तराई का एरिया है। उसके बाद अवध और आगे चलता है और तब तक चलता जाता है जब राम का मिलन हो जाता है कृष्ण की धरती से, यानी ब्रज के क्षेत्र से। अवध तब तक अयोध्या से और नीचे बढ़ता रहता है जब तक कि उसका मिलन नहीं हो जाता है बाबा गोरक्षनाथ की धरती यानी गोरखपुर से, जहां से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। और उसके नीचे मिथिला, आप मिथिला चले जाएंगे तो वहां पर हमारी माता सीता और सीता जी का नैहर आ जाता है। तो अवध एक इतना बड़ा इलाका है। अब अवध के अगर आप शहरों को देखें तो लखनऊ सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन अवध की एक पूरी संस्कृति है। और आपने जो एक बात कही ना कि वहां के लोगों को, आपके पाकिस्तान के लोगों को सबसे ज्यादा अवध याद आता है, तो उसका कारण भी है। दरअसल अवध ही वो अकेली ऐसी धरती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के तमाम मॉडलों के मॉडल है उत्तर प्रदेश, लेकिन उसके अंदर भी अवध एक गजब का मॉडल है, एक अद्भुत मॉडल है साहब। खान पान में अवधी कुजीन, जहां आपको मुगलई मिल जाएगा, वो उसको अवधी कुजीन कहते हैं, हम मुगलई कहते ही नहीं उसको, वो अवधी कुजीन है। मीठे मसालों की, चाहे वो अवध की नवाबियत हो। अच्छा, अवध के नवाब फैजाबाद से माइग्रेट कैसे किए, उसका भी बड़ा एक रोचक किस्सा है, उस पर एक अलग बातचीत हो जाएगी। बहुत सारे माइग्रेशन खुशी खुशी में होते हैं, बहुत सारे माइग्रेशन के अलग अलग कारण होते हैं। लखनऊ फैजाबाद से निकल के नवाबों ने अवध को लखनऊ के रूप में इसलिए बसा दिया क्योंकि अपने अम्मी जान से झगड़ा हो गया था और वो अचानक उठे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं रहना है फैजाबाद, और तब बस गया साहब लखनऊ। लखनऊ चूंकि अगर यहां से जुड़े लोग होंगे आपके दर्शक, तो उनके जहन में बसा होगा सफेदाबाद मलियाबाद के वो दशहरी आम, यहाँ की जो कजीन है वो। अब आर्ट एंड कल्चर में आ जाइए तो मजहब जरूर रहा इस्लाम, लेकिन कथक, जिसने मुगलों के, मुगल तो नहीं कहूंगा मैं, जिसने नवाबों के दरबार में उनके अंदर जो है जाके उसकी पहुंच बनाई, जो कि आज भी लखनऊ में बारादरी के रूप में जिंदा है। और भातखंडे तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि उस कथक को लेकर, यानी आर्ट एंड कल्चर के रूप में भी। तो अवध एक ऐसा मॉडल था कि दिल में तो था हिंदुस्तान, जन्मे थे आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ठीक बगल से। तो आप कितना लबादा उड़ेंगे साहब उन मुगलों के धर्मों से उपजे, जो कि खच्चरों पर और घोड़ों पर लटके कुछ सैकड़ों में आए थे। बाकी तो आप यहीं से है ना, आपका खाना पीना, आपकी बोली, आपके अंदर के इमोशंस, तो वो सब यहीं थे। और मुझे लगता है कि अगर इस पर कभी विस्तार से चर्चा होगी तो भारत में सनातन परंपरा में रहते हुए मुसलमान अगर सबसे ज्यादा कहीं कल्चरली और बाकी तरीके से अगर इनरिच हुआ है तो वो अवध की धरती है। और इसीलिए आपके पाकिस्तान में माइग्रेशन के बाद, बंटवारे के बाद गए लोगों के दिलों में आज भी लखनऊ और अवध धड़कता है। वाह अवनीश भाई, यूपी से पाकिस्तान बना और यूपी सीपी बिहार के लोगों ने सबसे ज्यादा माइग्रेशन की पाकिस्तान। गुजरात बिल्कुल से हमारी मेमन कम्युनिटी ने बहुत बड़ी, बल्कि तकरीबन सारे ही तक मूव कर गए। बिल्कुल। ना करते अगर यूपी से माइग्रेशन सपोज, तो आपका क्या ख्याल है आज डेमोग्राफी यूपी की क्या होती? देखिए साहब, 24 करोड़ आबादी का मुल्क है पाकिस्तान। बड़े गर्व के साथ और बड़े फख्र के साथ हम यहां कहते हैं कि 24-25 करोड़ हम भी हैं, 10-15 करोड़ और यहां बच जाते। लेकिन
यहां दो बातें आती हैं। उत्तर प्रदेश या भारत ने कभी भी किसी चीज को समस्या नहीं समझा, और उसकी वजह रही है कि भारत और सनातन संस्कृति ने हमेशा दिया है, कुछ लिया नहीं। ना जमीन ली, ना संस्कृति ली, ना जबान ली, कुछ नहीं लिया, दिया है। अगर भारत से कोई इस देश के बाहर से अगर कोई मजहब आया तो उसको स्थान दे दिया है, यानी दिया है। अगर कोई खान पान आया तो जगह दे दी है। अगर कोई जबान आई है तो उसको जगह दे दी है। अगर कुछ लोग आए हैं तो उनको जगह दे दी है। अगर कोई नई सोच आई है उसको भी जगह दी है, लिया कुछ नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि आप अगर पूछ रहे हैं तो मैं कम से कम ये कहने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि अगर वो यहां से, हां, एक दर्द जरूर है, और जो कि हमारे चूंकि वो रिएक्शनरी होता है ना, क्रिया की एक एक्शन का रिएक्शन होता है। जब आप आज भी यहां रह के, और अच्छा है हम भी मैच देखते हैं, लेकिन आज के 2014 के बाद हमारे भारत में एक सत्ता परिवर्तन हुआ है, और उसके बाद बहुत कुछ बदला है। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदला है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के भारतीय नागरिकों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने यह भी देखा है कि भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है साहब, अच्छी बात है, गेम स्पिरिट है, पाकिस्तान जीत गया, ठीक है, इंडियन दुखी है, हम दुखी हो जाते थे, बिल्कुल दुखी हो जाते थे, हमारा बनता है दुखी होना। लेकिन उसी ठीक समय हमारे पड़ोस के किसी मोहल्ले में, हमारे शहर के किसी मोहल्ले से अगर पटाखे जलने की आवाज आए, तो ये अगर मानसिकता जिंदा रहेगी, तो ऐसे में एक जो जुमला बदनाम किया जाता है भारत को, कि साहब वहां बात बात पर बोल देते हैं भारत में कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, क्यों ना कहें। अगर ये जहनियत है तो ये रिएक्शन स्वाभाविक है। लेकिन वही उत्तर प्रदेश आज 2017 से के बाद से एक भी दंगा नहीं कहने का गर्व हासिल करता है। वही उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन, जब हमारा भारत और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें बनना है, तो उसी समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, ताकि 24 करोड़ यानी सबसे बड़ी आबादी अगर 1 ट्रिलियन का योगदान देगी, तब जाके भारत कहीं 5 ट्रिलियन का सपना पूरा कर पाएगा। तो उत्तर प्रदेश ये भी सोचता है, दंगे नहीं होते हैं, सबसे ज्यादा सरकारी योजनाओं का अगर लाभ किसी को मिलता है तो सबको मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी सरकारी योजना का लाभ किसी धर्म को देख के हुआ, कोई मजहब देख के हुआ हो, बिल्कुल नहीं। हमारे यहां उत्तर प्रदेश या भारत में केवल और केवल इकोनॉमिक आधार है, जहां पर आपको गवर्नमेंट के स्कीम्स के बेनिफिट के पात्र होते हैं आप। अच्छा, आज उत्तर प्रदेश कुल मिला के इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे पास 6 एक्सप्रेसवे हैं, 7 बन रहे हैं। अगले 2 या 3 सालों में उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवेज का प्रदेश होगा। अब आप सोचिए, वो प्रदेश जो 2,41,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, वहां पर 13 एक्सप्रेसवेज होंगे साहब। आज हमारे यहां वर्किंग डोमेस्टिक एयरपोर्ट 6 हैं, 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह संख्या 13 तक जाएगी। आज 13 है, कल को 19 तक जाएगी। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। 36 महीनों के रिकॉर्ड टाइम में 300 किलोमीटर से ज्यादा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नाम का प्रोजेक्ट बनके इसी उत्तर प्रदेश में तैयार हो गया। और मुझे अपनी तस्वीर खुद देखते हुए ये अपने भगवा टी शर्ट से एक बात याद आई। अभी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का माहौल चल रहा है योगी आदित्यनाथ जी के, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसमें उन्होंने लक्ष्य रखा था सरकार ने कि 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश हम उत्तर प्रदेश के लिए लेके आएंगे। ये उनका टारगेट था। आज हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उस 10 लाख करोड़ के टारगेट के अगेंस्ट लगभग 13-14 लाख करोड़ रुपए के कमिटमेंट हो चुके हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मुंबई में थे, आर्थिक राजधानी है हमारी महाराष्ट्र,
की नगरी, भारत की राजधानी, जैसे आपका कराची कभी हुआ करता था, वैसे हमारे यहाँ आर्थिक राजधानी है मुंबई। वहां गए, और जब वहां पर जाके उन्होंने फिल्म सिटी के लोगों से और फिल्म के लोगों से, इन्वेस्टर्स से, बड़े कारपोरेट घरानों से मुलाकातें की, तो कांग्रेस के एक नेता, देखिए पक्ष विपक्ष अलग है, लेकिन जहनीत आप देखिए, कांग्रेस के एक नेता, और मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि साहब मुसलमान हैं, उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ को मॉडर्न बनना चाहिए, मॉडर्न बनने की कोशिश करनी चाहिए, भगवा पहन के मॉडर्न नहीं बना जा सकता है। अब आप सोचिए, जब नफरत का लेवल इस स्तर तक रहेगा, तो उनको शायद ये पता नहीं है, और आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ एक धर्मगुरु हैं, निश्चित रूप से। वो एक मंदिर के, एक महंत, एक परिपाटी के, गोरक्ष परंपरा के वो पीठाधीश्वर हैं, वो सबके पूज्य हैं। वो एक ऐसी पीठ है जो कि सनातन का, उस पर तो एक लगातार सीरीज की जा सकती है कि कैसे सनातन इतने सारे अवयवों के साथ मिलकर बना हुआ है, लेकिन उसी के साथ उन साहब को ये नहीं पता होगा, और आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को और बड़ी दूर तक ये बात जाएगी कि वही योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो कि आज 50 साल के युवा हैं, वो मैथ्स में बीएससी हैं, मैथ्स से एमएससी हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी हमारे यहां तो गुरुकुलों की परंपरा रही है जहां पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फिर भी वो मॉडर्न एजुकेशन से आए हुए हैं। और जब उनका विजनरी पन आप देखिए, वो कितने विजनरी हैं, उनका व्यक्तित्व आप देखिए कि जब वो सेकेंड टर्म में आए, तो चूंकि पहले टर्म में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेके तमाम गतिविधियां हुई, जिसमें कि आपका जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के ठीक बगल में, सिर्फ ये नहीं कि एक सड़क बना दी, हमारे यहाँ एक पुराना जुमला है, विकास के लोग जो भी डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि साहब आप सड़क बना दीजिए, डेवलपमेंट हो जाएगा। आई माई नहीं होगा। अगर आपको डेवलपमेंट को और स्पीड देनी है, तो उन्होंने कैसे, देखिए, प्लान किया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसके ठीक बगल में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, और जब डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है तो वहां डिफेंस से जुड़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आ रही हैं, बड़ी बड़ी चीजें आ रही हैं। ऐसे कामों को करने वाले यूपीडा को संभालने वाले, आप देखिए कि कितना दूर तक सोच रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, हाउ मॉडर्न ही इज, कि एक ऐसे नौकरशाह, मैं नाम लेना चाहूंगा, अवनीश अवस्थी जी, जिन्होंने यूपीडा के जरिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का परिकल्पना को साकार किया रिकॉर्ड टाइम में, जिन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की परिकल्पना को साकार किया, गृह, सूचना, पर्यटन जैसे तमाम विभागों को संभालते रहे, उनको रिटायर हो जाने के बाद उन्होंने अपना एडवाइजर बनाया। तो ये इंक्लूजन थ्योरी है साहब, कि एक्सपर्ट्स को, जो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं, उनको हम इंक्लूड करेंगे, ताकि हर तरीके से, वरना भारतीय सनातन संस्कृति का एक आध्यात्मिक पुरुष, एक महंत, फिल्म वालों से जाके बंबई में मीटिंग करता है और ये कहता है कि हम जेवर के पास फिल्म सिटी बना रहे हैं, वहां आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे रहे हैं, आप आइए, हमारे पास चित्रकूट है, हमारे पास मथुरा है, हमारे पास काशी है, हमारे पास बुंदेलखंड है, हमारे पास रुहेलखंड है, हमारे पास नदियां हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, वहां आके अपनी कला का सृजन करिए। आप ऐसे व्यक्तित्व को कहेंगे कि उनको मॉडर्न बनने की जरूरत है? मुझे लगता है कि कहीं आपको मॉडर्न बनने की जरूरत है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश भारत है, जब आप उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो पूरे भारत के बारे में आपने समझिए, वो कहते हैं ना कि पतीले का चावल पक गया है, इसको देखने के लिए पूरे पतीले के चावल को चेक नहीं करना होता है। आप ढक्कन हटाइए, 2 दाना आप निकालते हैं, तो पता लग जाता है कि वो चावल पतीले का पक गया है कि नहीं। वही है उत्तर प्रदेश, वो 2 दाना जो, इसको आप देख के ये समझ जाते हैं कि भारत की तासीर क्या है, भारत की तस्वीर क्या है, वो है उत्तर प्रदेश। जी। अवनीश भाई, दो सवालात हैं आखिरी। उस जी पे सर। जाने से पहले आपने अभी जिक्र किया अवनीश अवस्थी जी का, और मुझे ये सौभाग्य रहा है मेरा कि मैं उनके घर गया था। तो जब मैं उनसे मिला
तो मुझे वो बात याद आ गई कि जिसका जितना ज़र्फ है वो उतना खामोश है। एक खामोश तबीयत के, सुथरी तबीयत के इंसान हैं। एंड आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड ऑफ हिज पर्सनालिटी। और उनका घर, उनकी बेगम ने मुझे भाई बनाया है, मालिनी अवस्थी जी ने। और उनका जी। घर, उनका रख रखाव, उनके यहाँ जो तहजीब देखी तो बेख्तियार दिल ने कहा कि ये है लखनऊ, जिसकी तहजीब, जिसके बारे में पूरी दुनिया में मशहूर है लखनऊ। ये घर देख लें, आपको पूरा लखनऊ देखने की जरूरत नहीं है। हैविंग सेड दैट, मैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ आऊंगा कि मैं जब यूपी में था तो मेरी भी कुछ मुसलमान लोगों से मुलाकात हुई थी। जैसे जी। मैं लखनवी कुर्ते लेने के लिए एक दुकान पे गया और सारी चीजें हुई। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से मैं काफी यूपीआईट से, मुसलमान यूपीआईट से जुड़ा हुआ हूँ। जब जी। मेरी जी। बात होती है तो वो कहते हैं कि मुसलमानों पे 47 के बाद से जो सबसे अच्छा पीरियड आया है वो योगी आदित्यनाथ जी का पीरियड आया है। मुझे कुछ लोगों ने फिगर्स भी बताए कि घर बनाए थे योगी आदित्यनाथ जी ने, तो मुसलमानों की पॉपुलेशन शायद 18% है यूपी में, लेकिन घर उनको 35 से 40% मुसलमानों को घर दिए गए थे। तो इस तरह से उन्होंने कहा जितना काम हुआ है उसमें मुसलमानों को उनकी परसेंटेज से ज्यादा लाभ मिला है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं तो पब्लिसिटी होती है, प्रोपेगेंडा होता है कि एन ए हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट मॉन्क इज रूलिंग यूपी। और उसमें किसी गैर की जरूरत नहीं है, हमारे अपने लोगों का ये प्रोपेगेंडा है। जाहिर है जिनकी दुकानें योगी जी ने बंद करवा दी हैं, जो यहाँ पे खानदानी सियासत के बल पे रूल करते रहे हैं, उनकी दुकानें बंद हो गई तो वो लोग इसमें ज्यादा शामिल हैं। या अवैसी टाइप के जो कम्युनल लीडर्स हैं, जिनका एजेंडा ही भारत के अंदर डिविजन्स पैदा करना है। तो आप क्या समझते हैं कि क्यों योगी जी के खिलाफ इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है, जबकि आपने बताया भी और उन्होंने अपने अमल से भी साबित किया है कि वो बहुत मॉडर्न हैं। अगर वो बागवा पहनते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत मॉडर्न है। उन्होंने अपना धार्मिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने सिर्फ अपनी हैसियत के लिए रखी हैं। वो हर आदमी के ऊपर हिंदुत्व नहीं पोस्ट कर इम्पोज कर रहे या हिंदू बनाने के चक्कर में नहीं रहते। इवन वो हिंदुओं को भी नहीं कहते कि भाई साहब हिंदू बन जाओ। वो पॉलिटिक्स को बिल्कुल ही अपनी पर्सनल फीलिंग से अलग रखते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्यों इतना ज्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, खासतौर पे इंटरनेशनल लेवल पे, और उसका तोड़ क्या कर रही है यूपी सरकार? बहुत बड़ी बात। आप देखिए, जब कोई बात जितनी बड़ी होती है उसकी खिलाफत भी उतनी ही बड़ी होती है। जब कोई बात जितनी कड़ी होती है उसकी खिलाफत भी उतनी कड़ी होती है। ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है, ये होना है। अब आपको बताओ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा, तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जैसी खानदानी दुकानें रही हैं वोट की, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ कभी आजम खान जैसे कैरेक्टर्स को, जो कहता है कि भारत माता डायन है, जिसने कभी ये जुमला कहा हो कि भारत माता डायन है, उसको अपना सबसे बड़ा पार्टी फेस बना लेती है। उसकी वजह क्या है? केवल वो 17, 18, 20% जो आप मुस्लिम वोट कह रहे हैं। तो जब आप वोटों की सियासत पे चले आएंगे तो आपको सिर्फ दो चीजें दिखेंगी, रोटी बोटी। फिर आपको बेटी नहीं दिखेगी, आपको अपने इलाके के बेटे नहीं दिखेंगे, यानी भविष्य नहीं दिखेगा। ना आपको प्रदेश दिखेगा, ना आपको जमीन दिखेगी, ना उसका डेवलपमेंट दिखेगा। आपको क्या दिखेगा? एमवाई संस्करण, एम वाई कॉम्बिनेशन नाम का एक जुमला यहां उत्तर प्रदेश और बिहार में चला करता था। बिहार में अब भी चल रहा है, बिहार संघर्ष कर रहा है, उस लड़ाई से लड़के आएगा। उत्तर प्रदेश में वही था, मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन को आप जोड़ लीजिए, आपने सीटें पा लेनी है। अब अगर इस लेवल की पॉलिटिक्स होगी तो देखिए, सनातन एक सतत प्रक्रिया है। सनातन ने, हमने थोड़ी देर पहले आपको कहा ना कि भारतीय सनातन संस्कृति ने हमेशा दिया है। यहां तो उसने धर्म दे दिए, संप्रदाय दे दिए अपने अंदर से निकाल के।
मजहब दे दिए अपने अंदर से निकाल के। तो ये दोष भी उसके एक कारण है, और वो साथ साथ रहेंगे। सुख है तो बिना दुख के नहीं रहेगा। लेकिन अब आपने कहा ना कि इससे लड़ने का उपाय क्या है, वो आप देखिए ना, एक नारा हमारे यहां सोशलिस्ट नारा है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लोकतंत्र के जिस मॉडल को हमने अपनाया है भारत में, और 1947 से जिस लोकतांत्रिक मॉडल को, यानी चुनाव दर चुनाव, हर 5 साल के बाद चुनाव, जी। चुनाव दर चुनाव, हर 5 साल के बाद चुनाव, उसको लेके हम बड़ी मजबूती और बड़े संस्कारित तरीके से चलते रहे हैं। सरकारें कोई भी आती हो जाती हो, लेकिन भारत रहा है, भारत का प्रदेश रहा है, उत्तर प्रदेश रहा है। तो वहां पर क्या है, 2017 में जनता ने जवाब दिया, और 2022 में क्या हुआ, जनता ने फिर जवाब दिया। 2014 में इस भारत में जनता ने जवाब दिया। 2019 में इस जनता ने फिर जवाब दिया। 2024 आपके सामने है, जनता फिर जवाब देगी। आने दीजिए उत्तर प्रदेश का मौका, जनता फिर जवाब देगी। और अंततः लोकतंत्र के जिस मॉडल को हम लेके चल रहे हैं, जहां इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जनता का मत समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए आदमी का जब एक वोट लिख के आ जाता है, तो उसको हमारे यहां फाइनल फैसला मान लिया जाता है, और फिर अगले 5 साल उसको जिया जाता है। इसके सामने न कोई प्रोपेगेंडा काम करता है, इसके सामने न कोई गिरोहबाजी काम करती है, इसके सामने न कोई स्पॉन्सर्ड नेक्सस काम करता है। तो मुझे लगता है कि भारत ने और उत्तर प्रदेश ने ये लगातार दिखाया है। 2017 में एक सत्ता रिजीम किया, योगी आदित्यनाथ जी आए। योगी आदित्यनाथ जी 2022 में वही विकास अपने काम के बदौलत जीत के आए साहब, अपने काम के बदौलत जीत के आए। अगला इलेक्शन होगा फिर जीत के आएंगे। और अल्टीमेटली एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट कह के इस अपनी बात को अभी खत्म करूंगा, कि एक आपको बड़ा मजेदार फैक्ट बताऊं। जो हमारे यहां हिंदू कम्युनिटी है ना, पूरे भारत की कह लीजिए, उत्तर प्रदेश की भी कह लीजिए, बिल्कुल, अगर किसी सरकारी योजना में 20 कागज की जरूरत पड़े, कि आपको ये पेपर चाहिए, आपको ये आई कार्ड चाहिए, आपको फलानी चीज चाहिए, आपको ढेकानी, अगर मान लीजिए हो कि 20 कागज है, हमारे मुसलमान भाइयों और परिवारों के पास अगर किसी योजना का, सरकारी योजना का, किसी सरकारी स्कीम का फायदा लेने के लिए 10 पेपर जरूरी हैं, उनके पास 15 पेपर मौजूद होते हैं। आप किसी हिंदू घर में चले जाइएगा तो हो सकता है आपको ऐसा भी एग्जाम्पल आज के समय पर मिल जाए कि उसके पास वोटर आईडी नहीं है, आधार कार्ड ही नहीं है, अगर है तो मिल ही नहीं रहा। तो जो समाज इतना सचेत हो, इसलिए उसको सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का स्कीम्स का लाभ मिल जाता है। और यही कारण है कि आपको ये फीडबैक मिला उत्तर प्रदेश से, कि सबसे ज्यादा अगर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर लाभ मिला है, घर मिला है, तो उस कम्युनिटी को मिल गया। वो एलिजिबल है, वो सामने चली जाती है, वो लाइन लगा के ले लेती है। हाँ, ये अलग बात है कि नारा गढ़ देती है कि साहब नहीं। लेकिन मैं बड़े भरोसे और बड़े एतमाद के साथ ये बात आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि भारत में 3 तलाक के खिलाफ जो कानून आया है, और उसका जिस तरीके से इंप्लीमेंटेशन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उससे चीजें एक दूसरी दिशा की तरफ चल रही हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है, एक तरफा। एक चीज मेरी मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में और भारत में अब मुसलमान भाजपा को और भाजपा की सरकारों को हराने में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ये एक सुखद बदलाव है जी। अवनीश भाई, वैसे तो जितने बड़ी आपकी स्टेट है इतने ही सवालात मेरे पास हैं, लेकिन फिर प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, तो आखिरी सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि जी। देखिए, मेरा बचपन मक्का मदीना में गुजरा है, सऊदी अरब में गुजरा है। तो हम जी। मक्का मदीना में देखते थे कि जगह जगह छोटी छोटी मस्जिदें होती थी, आजकल नहीं है, हम्म। क्योंकि वो सरकार ने हम्म। वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे वो सारी मस्जिदें
तो मैं अपने हम्म। पिताजी से पूछता था कि इतनी सारी मस्जिदें और ज्यादातर बंद होती हैं, छोटी छोटी, एक कमरे जितनी। तो बोले यहाँ हम्म। पे प्रॉफिट मोहम्मद रहे हैं मक्का में और मदीना में, तो हम्म। उनके जहां जहां कदम पड़े हैं, जहां जहां वो जाते थे तो रुके हैं, उन जगहों पे बाद में लोगों ने मस्जिदें बना ली हैं यादगार के तौर पे। हम्म। इसी तरह यूपी जो है वो भगवानों की सरजमीन है। भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण ये सफर करते थे, तो वहां पे भी इतनी ही यादगारें होंगी उनकी। मैं उन सब यादगारों को के बारे में बात नहीं करता, मैं तीन के बारे में करता हूँ जो मेन गढ़ हैं। एक है अयोध्या, श्री राम जी का मंदिर, जन्मभूमि। एक है मथुरा, कृष्ण जी की जन्मभूमि। और एक है काशी, शिव की धरती। ठीक है। मैं आपके साथ जब मथुरा गया, तो बिलीव मी, आपने भी शायद देखा होगा कि मैं घूम फिर के वो मस्जिद की तरफ ही जाता था, और मेरा दिल खून के आंसू रोता था, और मैं ये सोचता था कि अगर मक्का में खाना काबा के बगल में इसी तरह एक मंदिर हो तो मुसलमानों का क्या हाल होगा। और यहाँ पे मथुरा में बिल्कुल मंदिर के ऊपर खड़ी कर दी है एक मस्जिद। इसी तरह राम जी की जन्मभूमि पे एक मस्जिद खड़ी कर दी गई थी, जो खुशकिस्मती से अब नहीं है। ठीक है। इसी तरह एक मस्जिद ज्ञानवापी मंदिर के ऊपर खड़ी कर दी गई है। और सुना है कि शिवलिंग भी उधर मस्जिद के अंदर है। ये सारी मैं अपने सॉरी। वीडियोस में भी मुसलमानों से जब भी बात करता हूं तो मैं उनको यही कहता हूं कि इंसानियत, शराफत का तकाजा ये है कि आपको पता है कि ये इतनी मुकद्दस जगहें हैं हिंदुओं के लिए। कृष्ण जी का जन्मभूमि है, काशी है। यहाँ पे आप खुद हिंदुओं को कहें कि भाई हमारे इन्वेडर्स ने ये बहुत भयानक जुर्म किया था, उस पर हम माफी मांगते हैं और ये आप अपनी जगह ले लें। लेकिन उनको इतना कंट्रोवर्शियल बनाया गया, और आज भी देने को तैयार नहीं, जबकि आर्कियोलॉजिकल उससे प्रूव हो रहा है। इसी तरह जैसे इलाहाबाद है, जो कि आज प्रयागराज है, एक मुकद्दस जगह है, गंगा जमुना का संगम है, सब कुछ है। मुसलमानों का फर्ज नहीं है कि ऐसे नामों को भी, जैसे खिलजी का स्टेशन है, अलाउद्दीन खिलजी का स्टेशन है जो कि नालंदा रहा। तो ये सब चीजें, बख्तियारपुर। क्या ख्याल है कि मुसलमान क्या रिएक्शन होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो हिंदुओं का सब्र कब तक आजमाया जाएगा? जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ, फिर हिंदू बाकी जगहों के साथ भी करेंगे। और देखिए, सनातन जो है ना, और सनातन धर्म का पालन करने वाली हिंदू जीवन शैली, उसका धीरज, उसकी व्यापकता अनंत है। और मैं चलते चलते बहुत संक्षेप में इसका उत्तर दूंगा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती, उनका जन्म स्थान, और उनके जन्म स्थान को उसने इस देश की न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लिया है, हासिल किया है। किसी के एहसान से नहीं मिली है वो जमीन। इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। और साहब, ये वो कम्युनिटी है जो भारत में 80% है, उसके बावजूद उसका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने बाल रूप में, आपको बताऊं, जब वो सिविल का मुकदमा कचहरी में चल रहा था, तो वो जानते हैं उस सूट का नाम क्या था? श्री राम लला विराजमान वर्सेस अदर्स। यानी एक नाबालिग बच्चे के रूप में, श्री राम लला विराजमान के रूप में, एक डिपोनेंट के तौर पर वो सिविल का मुकदमा लड़ रहे थे अपने घर के लिए, अपने जन्म स्थान के लिए। और इतने दशकों तक वो मुकदमा चलता रहा। मुकदमा हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लड़ते रहे, और लड़के जीता उस मिट्टी को। और जीतने के बाद जब उसका पोजीशन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तब आज मंदिर निर्माण वहां पे हो रहा है। ये एक बार फिर सनातन की श्रेष्ठता को साबित करता है कि हम कभी किसी से कुछ लेते नहीं। हमने अपने कलंक को भी अगर मिटाया है,
सनातन ने अपने कलंक को भी अगर मिटाया है, भारत की बहुसंख्यक जनता ने अपने कलंक को भी अगर मिटाया है, तो कानूनी रास्ते से मिटाया है। क्यों? क्योंकि 1947 के बाद हमको भारत लेके आगे चलना है। हमको 200 रुपया किलो, 150 रुपये किलो आटा नहीं खाना है साहब। हमें माफ कीजिए, हम 25 से 30 रुपए किलो आटे पे मस्त हैं, खा रहे हैं। हम खुद भी खा रहे हैं, लोगों को खिलाना भी है। हमारी सरकारें यहां पर 81 करोड़ लोगों को पिछले 4 सालों, जब से कोरोना आया है तब से फ्री आटा दे रही है, फ्री राशन दे रही है। तो हम उस पर सोचते हैं, और ये इसी का नाम सनातन है। कंटिन्यूटी, लगातार आगे बढ़ते रहना, रुकना नहीं। तो आज भगवान श्री राम ने खुद लड़के, इसमें किसी का क्रेडिट नहीं है, किसी एक सरकार को क्रेडिट नहीं जाता है, और मुझे गर्व होता है कि हमारी सरकारों ने कभी क्रेडिट नहीं लिया। अयोध्या में श्री राम का मंदिर बन रहा है, सरकार नहीं बनवा रही। सोमनाथ का मंदिर नेहरू जी के पीरियड में पटेल जी ने बनवाया था, सरकार ने नहीं बनवाया था। श्री राम का मंदिर बन रहा है, ट्रस्ट बना रही है। मुकदमा लड़के, डिग्री लेके, हासिल करके, फैसला लेके बन रहा है ना। कल को अयोध्या से भी जो कलंक है वो अपने आप इसी रास्ते से मिटेगा। आप नहीं देने को राजी होइए, हमें कानून पर भरोसा है, कानून हटाएगा उसको। मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो विवाद है, हम उसके लिए भी रास्ता खोलेंगे। और इस देश के अगर आगे बढ़ते रहने को रोकना नहीं है, तो इस देश की कानूनी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को, और इस देश की जुडिशरी के तहत हिंदू और भारतीय बहुसंख्यक अपना अधिकार लेना जानता है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो नपुंसक है, वो लड़ना जानता है, लेकिन वो तरीके से लड़ना जानता है। वो हाथों में पत्थर लेके सड़क पर नहीं उतरेगा, कभी नहीं उतरा। लेकिन जो उसे हासिल करना है वो हासिल कर लेगा, और मुझे भरोसा है कि ये सारी सांस्कृतिक पुनर्स्थापनाएं अब भारत देखेगा। जी अवनीश भाई, यूपी के हवाले से बहुत ही खूब प्रोग्राम रहा। हमारी जानकारी, मेरे लिए भी बहुत काफी चीजें सीखने को मिली। और मैं समझता हूँ मेरे जो पाकिस्तानी दर्शक हैं, जो कि अपनी धरती से, जैसे मुझे अपनी जन्मभूमि गुजरात से प्यार है, उनको भी याद आता है। मेरे कई दोस्त हैं जो सहारनपुर से हैं, कई लखनऊ से हैं, कई बरेली से हैं। सहारनपुर के पास ही देवबंद है। हाँ, और इस तरह के यूपी के चप्पे चप्पे से पाकिस्तान में लोग गए हैं, तो उनको जाहिर है वो अपना इलाका तो याद आता है ना। तो काफी जानकारी मिलेगी मेरे पाकिस्तानी दर्शकों को, और भारत के भी दर्शकों को यूपी के हवाले से काफी नई चीजें देखने को, सीखने को मिलेंगी। अवनीश भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड दिस ज्ञान। आपका आभार है। थैंक यू और सर। पिछली बार मैं यूपी इतना ज्यादा नहीं देख सका, इस बार में अगर आया तो मैं यूपी में ज्यादा रुकूंगा। और अयोध्या को जैसे हम दर्शन करके आ गए थे, वहां पे रुकेंगे, काशी में रुकेंगे, ताकि काशी की धरती को डिटेल से देख सकूं, मैं उसको एब्जॉर्ब कर सकूं। थैंक यू वेरी मच अवनीश भाई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी नमस्कार। अजीज दोस्तों, आपने प्रोग्राम देखा। अवनीश भाई एक अथॉरिटी हैं यूपी के हवाले से। उन्होंने बेख्तियार बहुत बहुत सारी चीजें हमें बताई, और करेक्ट फिगर्स एंड करेक्ट फैक्ट्स हमारे सामने रखे। आई होप यू विल लाइक दिस प्रोग्राम, गिव मी फीडबैक। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों, फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम।